हम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करें। आज हम सर्वप्रथम बात करते हैं हमारे संसद में ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया, उस पर बहस जारी। ओम बिरला अब जो साधारण सांसद के रूप में बैठे रहे और जगदम्बा पाल ने आसन की संभाली हुए बैठ। परंतु मजेदार बात तो ये है कि जो लोकसभा की अध्यक्ष की आसन पर बैठता है ना, उसको निष्पक्ष होना जरूरी होता है। वह जनता के प्रति जवाबदेही होता है, संसद की गरिमा बनाए रखना उसका अपना दायित्व होता है, कर्तव्य होता है। अब जहाँ तक ओम बिरला का सवाल आता है, ओम बिरला जी ने किसी भी रूप में संसद के लोकसभा के सांसदों के साथ न्याय नहीं किया। वे हमेशा सत्ता पक्ष की तरफ ही झुके रहे। हमने देखा है जब यहाँ पर सरकार द्वारा विपक्ष पर आरोप लगाए जाते हैं, उनकी आलोचना की जाती है ना, तो बिरला जी मुस्कुराते हो। और जब विपक्ष द्वारा उन पर सरकार पर आरोप लगाए जाते हैं तो ओम बिरला जी का चेहरा काला हो जाता था, वे तिलमिला जाते थे। ये चरित्र तो अच्छा नहीं है। ओम बिरला जी हम आपको याद दिला दें, बलराम जाखड़ भी रहे, सुमित्रा महाजन भी रही, सोमदास चटर्जी भी अध्यक्ष के रूप में रहे। कोई भी सांसद उनसे नाराज नहीं था, क्योंकि वे निष्पक्ष थे, सबको सम्मान देते थे, सबको समान दृष्टि से देखते थे। वे पक्षपात नहीं करते थे, वे किसी का माइक बंद नहीं करते थे, वे सबको बोलने की स्वतंत्रता देते थे। डांटते भी थे, ऐसी बात नहीं है कि नहीं डांटते थे। सबसे ज़्यादा खूब तो सोमदा का रहता था। सोमदा किसी को भी नहीं छोड़ते थे, किसी के को भी नहीं बख्शे थे कि आपको वे स्पष्ट कहते थे कि हर सांसद को मर्यादाओं में रहना होगा, संसद की गरिमा बनाए रखना होगी, चाहे वो सरकार का हो चाहे विपक्ष का सांसद हो। वे सबको समान अवसर देते थे, सबको सम्मान देते थे। और इसी कारण है ना कि जो श्रेष्ठ लोकसभा अध्यक्ष के रूप में सोमदा, बलराम जाखड़ जी और सुमित्रा महाजन को याद किया जाता है। और ओम बिरला जी को तो आप सांसद ही आलोचना कर रहे हैं, उनकी भर्त्सना कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। अरे 1 2 नहीं, 2 नहीं, 50 100 200, अब तो 200 सांसद हो गए। तो बिरला जी आप जरा अपने आप का आत्मविश्लेषण तो कीजिए, आत्मचिंतन तो कीजिए कि इतने सारे सांसद क्यों एकदम बागी हुए। हम भी जानते हैं, हमने सब देखा हुआ है। हम तो बहुत स्पष्ट कहते थे कि ओम बिरला जी ने इतने काले कारनामे किए कि जिसकी कोई सीमा नहीं। उनकी पक्षपातपूर्ण नीति भी इतनी अधिक रही कि जिसकी कोई सीमा नहीं। जब पूरा ये हो गया ना, तो आप अपना आत्मचिंतन भी नहीं कर रहे। अरे आत्मचिंतन करो। और यदि एक सच्चे इंसान हो, नेक इंसान को, और आपको अपना सम्मान प्रिय होना, तो जो अविश्वास प्रस्ताव आया था ना, और अब तो दूसरे से बहस हो गई, तो उनको बीच में खड़े होकर स्पष्ट कह देना चाहिए था, अपने अपराध स्वीकार देना थे कि मैंने जो पक्षपातपूर्ण नीति अपनाई थी ना, उसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ। तो विपक्ष भी आपके भाषण से, आपकी स्वीकृति से प्रभावित होता। मामला तो अब ये ज्यादा बढ़ गया। खैर, अभी भी अवसर है, आप अपने सारे अपराध स्वीकार कर लीजिए और क्षमा याचना कर लीजिए।
पूरा विपक्ष आपको अभयदान दे देगा, ठीक है, और आप निकट भविष्य में निष्पक्षता के साथ, ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, समानता के साथ और सर्व सम्मान के साथ आसनदीप पर विराजित हो जाइए। यह ओम बिरला जी को ऐसा करना चाहिए, परंतु वे कर नहीं रहे। उनको तो करना चाहिए, वे तो क्या है कि जो नाजी गैंग की सरकार है ना, जो अहंकारी सरकार है, तो उन्होंने ओम बिरला जी को भी अहंकारी बना दिया। वे सच को तो पसंद कर ही नहीं रहे। अरे आप सत्य स्वीकार लीजिए, सत्य की स्वीकारोक्ति सबसे बड़ी जीत होती है बिरला जी। आपको इस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। आप कह दीजिए, खुद कह दीजिए कि नहीं, अब मैं उस आसनदीप पर नहीं बैठूंगा क्योंकि मैंने अपराध किए, और यदि समूचा विपक्ष और संसद मेरे सारे अपराधों को क्षमा करती है तो ही मैं आसनदीप पर बैठूंगा और भविष्य में निष्पक्षता के साथ न्यायपूर्ण तरीके से अपना कार्यकाल पूरा करूंगा। परंतु उनमें इतनी हिम्मत नहीं है। उनको विश्वास है कि ये नाजी गैंग है, नाजी सरकार है ना, ये उनको बचाने की प्रयास करेगी, किंतु जनता की निगाह में आपकी इमेज खराब हो चुकी है। ये आप बहुत बदनाम अध्यक्ष के रूप में चर्चित हो चुके हैं, जनता भी जान चुकी है। अब क्या किया जाए? हम तो ये सुझाव दे सकते हैं, सच बात कह सकते हैं। हम तो राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं, संविधान के प्रति समर्पित हैं, सर्व सम्मान के प्रति समर्पित है, इसीलिए तो ये बात कर रहे हैं। हम ये किसी की आलोचना भी नहीं करना चाहते। ओम बिरला जी ने हो गया होगा, किस प्रकार का वो कर लिया होगा, आत्मिक प्रदूषण के कारण भी ऐसा व्यवहार कर लिया होगा, या दिमाग के कमजोर क्षणों में भी आदमी ऐसा व्यवहार कर लिया होगा। परंतु यदि आप अपने अपराध स्वीकार लेते हो ना, तो ये जितने भी लोकसभा के जो सांसद आपसे नाराज है ना, आपके प्रति अविश्वास रहे, वे आपको क्षमा कर देंगे, ये हमारा विश्वास है। अब इसी के साथ साथ ज्ञानेश कुमार का नंबर है। ज्ञानेश कुमार की पराजय होना तय है, उनका बेइज्जती से विदाई समारोह होना तय है। परंतु वो तो अकड़ भुट्टे है ना, वो तो इस नाजी गैंग के दलाल हैं, भाजपा के प्रचारक हो गए, भाजपा के प्रवक्ता हो गए, तो उनकी तो बेइज्जती से विदाई होगी। पर ओम बिरला जी, आप तो अपनी प्रतिष्ठा बचा सकते हैं। ये आपसे हमारा अनुरोध है कि आप अपना अपराध स्वीकार कर लीजिए, क्षमा भी मांग लीजिए। क्षमा मांगने से कोई आदमी छोटा नहीं होता है। उसने यदि अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी ना, तो वो भी बहुत बड़ा आदमी होता है। और अपने अपराध स्वीकार से क्षमा याचना करना एक वीरता है, शौर्यता है। तो बिरला जी को हमने जो सुझाव दिया है उस पर मान ले तो बहुत अच्छा है, और नहीं मानते हैं तो जो भी होगा। और भविष्य में भी अब उनके प्रति वो सम्मान नहीं रहेगा। देखिए, बहुत स्पष्ट बात है बिरला जी, आपके प्रति वो सम्मान नहीं रहेगा, तो उस आसनदीप पे बैठने से अब अर्थहीन है। मगर आपको भी अब खुद कहना चाहिए कि भैया अपन जो आज तक जो संवैधानिक अभी समय का परिपालन करते आए ना, तो उपाध्यक्ष के रूप में विपक्ष का प्रत्याशी को बिठा दीजिए। यदि विपक्ष का प्रत्याशी भी बैठ जाएगा ना, तो भी एक बहुत बड़ी बात होगी, ये आपकी बहुत बड़ी जीत होगी। चलिए अब देखते हैं क्या करते हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। अब हम ये जो हमें प्रस्तुति करना थी ना, वो हमने कर दी। अब आइए हम यहाँ पर खाड़ी युद्ध की बात करते हैं। खाड़ी युद्ध से समूचा विश्व हड़ाकान की अनेक समस्याएं खड़ी हो गई, अनेक राष्ट्र अपने आप को असुरक्षित पा रहे, मामला बड़ा घातक हो गया था। और यहाँ पर ये सत्तावादी अहंकार इतना बड़ा है कि जिसकी कोई हद नहीं। नेतन्याहू युद्ध अपराधी है, नरसंहार का अपराधी है, और उसने
अमेरिका के साथ मिलकर जो ईरान पर हमला किया था ना, ये उसके लिए आत्मघाती हो गया। अभी अभी ईरानी मीडिया ने कुछ बताया कि नेतन्याहू अब नहीं रहे, वे दिवंगत हो गए। अब हुआ क्या, सच क्या है, अभी तो कुछ सामने आ नहीं रहा है। और अभी एक समाचार पढ़ने में आया कि नेतन्याहू के कोई भाई थे, वो मारे गए। अब ठीक है, अब इजराइल तेहरान पर हमले कर रहा है, जो भी कुछ नाटक कर रहा है, देखना के लेबनान में क्या क्या किया जा रहा है, ये भी सब किसी छिपा नहीं है। और जो गाजा में नेतन्याहू ने कितने नाटक किए, ये भी किसी से छिपे नहीं है। और अब तो इजराइल में उनका विरोध हो रहा है। मैं तो कह रहा हूँ अब तो नेतन्याहू को है ना हट ही जाना चाहिए, क्योंकि इजराइल की जनता को उन्होंने परेशान कर दिया है, तबाह कर दिया है। अब इजराइल की जनता उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। और जो विश्व में अशांति फैली है ना, उसके अपराधी भी नेतन्याहू का। अब नेतन्याहू ने एक बहुत बड़ी शातिर खेली, उन्होंने अमेरिका का भयादौन करना शुरू किया। क्या पता ट्रंप कि उन्होंने कौन सी ऐसी नक दबा रखी है जिसके कारण ट्रंप भी इजराइल के साथ हो गए। उन्होंने मानवीय सिद्धांतों की तिलांजलि दे दी। अब अमेरिका का अपना स्वार्थ है। और मैं आपको फिर एक बात बता दूं, जब जब अमेरिका का राष्ट्रपति रिपब्लिकन का बना के उसने हमेशा युद्ध किए हैं, युद्ध की आग लगाई है, मानव का संहार हुआ है, विश्व हलाकान हुआ है। अब ट्रंप का ये आखिरी समय है, वे भी भयातुर हैं। और यदि नेतन्याहू जिंदा तो वो भी भयातुर है कि किसी भी समय उनकी जीवन लीला समाप्त कर दी जाएगी। अब ठीक है, जो भी हो रहा है। मतलब एक बात और बता दूं कि नेतन्याहू और अमेरिका इस बात से चिंता में कि किसी भी तरीके से युद्ध विराम हो जाए। वे न जाने कौन कौन सी हवाएं छोड़ते हैं, अफवाहें फैलाते हैं, इनका कोई असर नहीं पड़ता। आप कितना झूठ बोलते जाइए, बोलते जाइए, बोलते जाइए, मगर झूठ का तो आलम यह होता कि वो जन्म लेने के साथ ही मर जाती। अब आर्थिक मंदी आ रही है, शेयर बाजार धड़ाम हो रहा है, पूरे विश्व के अनेक राष्ट्र आर्थिक संकट का सपना देख रहे हैं, उनकी स्थिति कमजोर होती जा रही है। ये सब हो रहा है ना। कितने राष्ट्रों में ऊर्जा तेल का संकट आ गया है, गैस का संकट आ गया है, महंगाई चरम पर के, इतने सारे नाटक हो रहे हैं। और ये सब ट्रंप के सनकीपन के कारण हो रहे हैं। अभी अभी समाचार आया कि ट्रंप और पुतिन के बीच कुछ संधि हो गई है, कुछ बातचीत हो गई है। हो जाने दो ना, कोई दिक्कत नहीं है। मगर ये जो नरसंहारी युद्ध बंद कियो, महाविनाशक युद्ध बंद कीजिए और आप अपनी पराजय स्वीकार कर लीजिए। नेतन्याहू स्वीकार नहीं करेंगे, वो तो युद्ध अपराधी है, उनको तो सजा मिलेगी। परंतु ट्रंप तो फंस गए ना, अमेरिका की इज्जत दांव पे लग गई। अमेरिका को पराजय का मुंह देखना पड़ रहा है, को तो बड़ी विचित्र बात हो गई है। अब ट्रंप साहब क्या करेंगे, यही देखना है। और एक बात तो ट्रंप जी को भी याद रखना चाहिए, नाहू को भी याद रखना चाहिए। और ईरान के जो नए सुप्रीमो जो बाबाजी बने हैं ना सुप्रीमो, उनको भी एक बात ध्यान रखना चाहिए कि अहंकार किसी का भी हो, कोई भी हो, चाहे जितना बड़ा से बड़ा सबल हो, उसका अहंकार है ना, उसको पतन की ओर ले जाता है। यही हाल नेतन्याहू का है, यही हाल ट्रंप का है, और यही हाल ईरान के उसका भी है। अरे अपने अहंकार में जो मानवीय मूल्यों को समझो, मानव अधिकार को महत्व दो, विश्व में शांति की बात करो, मानव जीवन की रक्षा करने की बात करो, तो मजा है। और अन्यथा कुछ भी नहीं है।
आप चाहे कितने भी सम्राट हो, अच्छे अच्छे सम्राटों के आज वो न जाने कहाँ मिट्टी में खो गए, मिट्टी में मिल गए हैं, उनके अवशेष तक नहीं मिल रहे। तो ये सब सारी विडम्बनाएं हैं ना, ये बड़ी दुखदाई हो गई है। अब आखिरकार सवाल ये उठता है कि जो खाली युद्ध विराम की पहल कौन करेगा? ये तीनों तो एक दूसरे पे करने वाले हैं नहीं। अमेरिका अपनी शर्त थोपना चाहेगा, ईरान अपनी शर्त थोपना चाहेगा और इजराइल अपनी शर्त थोपना चाहेगा, किंतु ऐसा नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ को इस दिशा में कदम उठाना पड़ेगा कि नहीं, युद्ध विराम कीजिए और वही युद्ध विराम की शर्तें तय करे और कठोरता के साथ उनका पालन करवाए। तभी तो ये होगा, तभी तो विश्व में फिर से एक नई बहार आएगी। अन्यथा आर्थिक संकट से जूझेंगे, शेयर बाजार डाउन हो जाएंगे, महंगाई चरम पर जाएगी और भी अनेक प्रकार के संकट खड़े होंगे। तो जो युद्ध का 11वां दिन है ना, ये बड़ा विनाशक घातक है और सबको नुकसान हुआ है। ईरान को नुकसान हुआ है, इजराइल को नुकसान हुआ है, अमेरिका को नुकसान हुआ है और उसके के साथ साथ विश्व के अनेक राष्ट्रों को भी नुकसान हुआ है। सब जगह किल्लत ही किल्लत हो रही है, कोहराम मचा हुआ है। तो क्या आप कोहराम चाहते हैं? क्या आप मानव जाति का विनाश चाहते हैं?